एससीओ समिट में भारत की ताकत देकर बौखलाए ट्रंप। भारत से व्यापार घाटे पर दी है सफाई। व्यापार घाटे के चलते भारत पर टैरिफ बढ़ाया, यह कहा गया है। भारत ने हम पर ज्यादा टैरिफ लगाया, भारतीय बाजार में नहीं बिक रहे हमारे सामान। रूसी राष्ट्रपति पुतिन चीन के दौरे पर हैं, एससीओ समिट में शामिल हो चुके हैं, कल विक्ट्री परेड में शामिल होंगे। इस दौरान पुतिन और जिनपिंग की केमिस्ट्री से यूरोपीय देश खौफ में आ गए हैं। पेंटागन में खलबली मच गई है क्योंकि अब यूरोप में समीकरण बदल सकते हैं। पुतिन जिनपिंग के अलावा कई और देश इस शक्तिशाली गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में यूरोपीय देशों को आशंका है पुतिन यूक्रेन का संहार करने के बाद आगे बढ़ेंगे, दूसरे देशों पर भी आक्रमण कर सकते हैं। अब यूरोपीय देश फ्रांस के पेरिस में एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं जिसमें रूस से मुकाबले की रणनीति बनाई जाएगी। यानी सीधा संकेत है, अब यूरोप में तबाही का सबसे खौफनाक अध्याय आरंभ हो सकता है। दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर तय हो चुका है। कयामत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि यूरोप में एटॉमिक घमासान का अलार्म कभी भी बज सकता है। क्योंकि इस एक तस्वीर ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक की नींद उड़ा दी। इस एक तस्वीर ने बता दिया है कि अमेरिका के लिए सुपर पावर का सिंहासन बचाना आसान नहीं होगा। पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री को देख न सिर्फ पेंटागन में खलबली मची हुई है, बल्कि नाटो देशों में भी हड़कंप मच गया है। एससीओ के मंच पर पुतिन जिनपिंग की मुलाकात पर इतना खौफ पैदा हो गया कि 4 सितंबर को 10 से ज्यादा यूरोपीय देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुट रहे हैं, जिसमें नाटो चीफ मार्क रूटे और यूरोपीय यूनियन अध्यक्ष उर्सुला भी पहुंचेंगी। और सबकी जुबान पर एक ही मुद्दा रहने वाला है, आखिर रूस को कैसे रोका जाए। अब यूरोप में नई रणनीति बनाने का वक्त आ गया है। जो संकेत मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि यूरोप एक बड़े संकट में घिरने वाला है। तीसरे विश्व युद्ध की ज्वाला में यूरोप घिरने वाला है, क्योंकि चीन से पुतिन ने स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध यूरोप के उकसावे का नतीजा है। पुतिन के सख्त तेवर इशारा दे रहे हैं कि अब दूर दूर तक युद्ध विराम की संभावना नहीं। शांति प्रक्रिया की तमाम कोशिशें समाप्त हो चुकी हैं। इसी वजह से ट्रंप भी यू टर्न लेते दिख रहे हैं। यानी अब यूरोप में नए समीकरण बन रहे हैं जो पूरे यूरोप के लिए विनाशक है। इसका संकेत रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव की धमकी से मिल गया है। मेदवेदेव ने कहा है, एक तरफ खुद को भाई जैसा बताने वाले मैक्रों और मर्च पर बदला लेने की सनक सवार है, दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जो पुतिन से भयभीत है, जो ट्रंप और पुतिन के साथ ब्लैकमेलिंग के खेल में जुटा है। ये सभी द्वितीय विश्व युद्ध का सबक भूल गए हैं कि इनका अंजाम 1945 जैसा हो सकता है। सभी खत्म हो जाएंगे और सिर्फ दांतों के डीएनए से ही पहचान हो पाएगी। मेदवेदेव ने साफ तौर पर परमाणु युद्ध का हवाला दिया। जैसे जापान पर परमाणु बम गिराकर तबाही मचाई थी, ऐसा ही हमला इस बार रूस कर सकता है। और रूस इसके लिए तैयारी भी कर चुका है। और एससीओ से पुतिन का ऐलान से यूरोप में परमाणु घमासान की आशंका तेज हो गई। रूस के परमाणु ठिकाने वॉर रेडी हैं, जिसमें ओरेनबर्ग के यासनी में एक आईसीबीएम बेस है जहां 900 न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैनात है। रूस यहां से पश्चिमी यूरोप के किसी भी देश को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा मरमंस्क में गेद्रिजियोव एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस है जहां 700 से 800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तैनाती है। यहां से रूस किसी भी दक्षिणी और मध्य यूरोपीय देश पर हमला कर सकता है। साथ ही बाल्टिक सागर के पास कैलिनिनग्राड न्यूक्लियर बेस पर 400 से 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हैं, जहां से रूस पूर्वी और उत्तरी यूरोप पर हमला कर सकता है। जबकि बेरिंग सी के पास पड़ने वाले
काम चटका मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर 500 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जहां से पश्चिमी अमेरिका को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा आर्कटिक महासागर में पड़ने वाले नोवाया जेमेलिया में न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। यहां भी करीब 300 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इस जगह से उत्तरी अमेरिका में हमले किए जा सकते हैं। एक तरफ यूक्रेन में रूस बारूद झोंक रहा है, तबाही मचा रहा है। पुतिन का ऑपरेशन सितंबर आरंभ हो चुका है, यानी रूस नाटो और यूरोपीय यूनियन से टकराने की तैयारी कर चुका है। यह टकराव तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। रूस की तरफ से परमाणु विस्फोट की धमकी भी दी गई, जिससे घबराई यूरोप ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी। यूक्रेन के पास नाटो फाइटर जेट की तैनाती की जा रही है। रूस के करीब नाटो सैन्य ठिकाने बनाए जा रहे हैं। यूरोपीय देशों को ज्यादा हथियार बनाने के लिए कहा है। रूसी सैन्य ठिकानों की जासूसी कराई जा रही है। यूक्रेन में नाटो सैनिक भेजने की तैयारी की जा रही है। रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर बना रहे हैं, इसीलिए ये टारगेट पर है। ईयू चीफ लगातार यूरोपीय देशों का दौरा कर रही है। उर्सुला वॉन डेर लेयन पहले पोलैंड पहुंची। वहां बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम देखे। उनके साथ पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क थे। इसके बाद उर्सुला बुल्गारिया पहुंची, जहां हथियार फैक्ट्री में गई। बुल्गारिया बड़े स्तर पर यूक्रेन को गोला बारूद सप्लाई कर रहा है। यूरोप की तैयारी से रूस बौखला रहा है। रूस लगातार यूरोपीय देशों की गतिविधि पर नजर बनाकर रख रहा है और बीच बीच में धमकी भी दे रहा है। जिस वक्त ईयू चीफ उर्सुला ने पोलैंड से बुल्गारिया के लिए उड़ान भरी, तो लैंडिंग से पहले जीपीएस सिस्टम जाम हो गया। पायलट को सिग्नल नहीं मिल रहे थे। इस दौरान पेपर मैप के जरिए प्लेन की बुल्गारिया एयरपोर्ट पर लैंडिंग की गई। इस दौरान करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक प्लेन हवा में रहा। बुल्गारिया ने दावा किया है इसके पीछे रूस है। जिसने जीपीएस ट्रैकर को जाम कर दिया था। अब सवाल उठ रहा है, अगर इसके पीछे रूस है तो उसने ऐसा क्यों किया? क्या रूस ये बता रहा है कि उसके खिलाफ कोई भी प्लानिंग मंजूर नहीं है, वो पलटवार के लिए तैयार है? वहीं क्रीमिया पर यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक और सेवास्तोपोल पर सी ड्रोन से हमले में रडार सेंटर को बड़ा नुकसान। सेवास्तोपोल बेस पर सी ड्रोन से ये अटैक किया गया है और जानकारी के मुताबिक रडार सेंटर को इस हमले में बड़ा नुकसान पहुंचा। रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया ने कई हथियारों की ताकत और प्रदर्शन को देखा है। अब इसी कड़ी में एक और नाम की एंट्री हुई है। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो नाम की क्रूज मिसाइल बना लेने का दावा किया था। 3000 किलोमीटर वाली इस मिसाइल से हमलों की शुरुआत हो चुकी है। रूस ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। फ्लेमिंगो मिसाइल की पहली परीक्षा क्रीमिया में ली गई, जिसमें कामयाबी मिली और रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस कामयाबी के बाद ज़ेलेंस्की का हौसला बुलंद है और यूक्रेन ने रूस को धमकी दी है कि अब पुतिन लॉन्ग रेंज हमलों से होने वाली तबाही के लिए तैयार रहे। ज़ेलेंस्की का नया गुमान, पहली बार इस्तेमाल से रूस में मचा कोहरा। जैसे दावे थे वैसी ही दमदार साबित हुई है यूक्रेन की नई फ्लेमिंगो मिसाइल। इस मिसाइल से हमलों की पुष्टि खुद रूस ने कर दी।
रूस के एक्सपर्ट्स के मुताबिक 30 अगस्त को नेपच्यून ने ही फ्लेमिंगो से हमला हुआ। फ्लेमिंगो का इस्तेमाल क्रीमिया में किया गया। यूक्रेन की मिसाइल टारगेट हिट करने में कामयाब हुई। फ्लेमिंगो से हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। यूक्रेन ने बहुत शान से इस वीडियो को जारी किया है और ज़ेलेंस्की ने रूस को इसी वीडियो के रिलीज होने के बाद धमकी भी दे दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अब रूस लॉन्ग रेंज हमले के लिए तैयार रहे। यूक्रेन अब मॉस्को से आगे तक हमले करेगा। यूक्रेन यूराल के पहाड़ी इलाकों तक प्रहार करेगा। एक रिपोर्ट में दावा है कि ये मिसाइलें यूक्रेन की ओडेसा पोर्ट से दागी गईं और क्रीमिया के तट पर रूसी ठिकानों को निशाना बनाया गया। फ्लेमिंगो यूक्रेन की अपनी मिसाइल है, इसलिए हथियारों के इस्तेमाल को लेकर जुड़े नियम फ्लेमिंगो पर लागू नहीं होंगे। ज़ेलेंस्की अब इसी मिसाइल से रूस को घुटने पर लाने की उम्मीद में है। फ्लेमिंगो के हमलों की मॉस्को ने पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन मॉस्को आग और धमाकों से दहल उठा। मॉस्को के बालाशिखा में केमिकल से भरे गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की वजह से जोरदार धमाका हुआ और फिर किसी रिफाइनरी की तरह यह गोदाम धधकने लगा। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन केमिकल का भंडार होने की वजह से आग की लपटें शांत नहीं हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कुर्गन इलाके में प्लास्टिक की पाइप में आग लग गई। धीरे धीरे यह आग 1000 स्क्वायर मीटर में फैल गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया जा सका। जहां जहां आग लगी, ये दोनों इलाके फ्रंट लाइन से बहुत दूर हैं। इसीलिए सवाल है कि क्या ये धमाके भी फ्लेमिंगो मिसाइल से हुए हैं? एक वीडियो से दावा किया गया है कि यूक्रेन ने क्रीमिया के एयर डिफेंस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। क्रीमिया में तैनात कई रडार और डिफेंस सिस्टम तबाह किए जा चुके हैं। और यूक्रेन ने क्रीमिया के कवच को खत्म करने का दावा किया है। यूक्रेनी दावे के मुताबिक यूटियोस तटीय रडार को ड्रोन से नष्ट कर दिया। क्रीमिया के तट पर तैनात RT-70 रेडियो टेलीस्कोप को भी यूक्रेन ने नष्ट कर दिया है। यूक्रेन ने ड्रोन और मिसाइलों पर नजर रखने वाले ग्लोनास कॉम्प्लेक्स को भी भस्म कर दिया है और इसके अलावा एक MR-10M1 रडार स्टेशन को भी यूक्रेन ने निशाना बनाया है। S-400 डिफेंस सिस्टम के रडार को भी नष्ट करने में यूक्रेन ने कामयाबी हासिल की है। यूक्रेन रूस के डिफेंस को खत्म करने के बाद क्रीमिया के एयरपोर्ट पर हमले में कामयाब रहा। यूक्रेनी ड्रोन से सिमफरोपोल एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ और हमले में रूस के 2 हेलीकॉप्टर जल गए। रिपोर्ट के मुताबिक यहां रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर और एक Mi-24 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन नष्ट करने में कामयाब रहा। यह हमला 30 अगस्त को किया गया था, जिसकी पुष्टि अब हुई है। क्रीमिया के एयरपोर्ट तक ड्रोन का पहुंचना साबित कर रहा है कि क्रीमिया में एयर डिफेंस किस कदर कमजोर हो चुका है। रूस को अब नए सिरे से क्रीमिया के लिए कवच का इंतजाम करना होगा। रूस के क्रास्नोदर में भी यूक्रेन का हमला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां बिजली सप्लाई स्टेशन को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन से यहां कई धमाके हुए। हमले की वजह से रेल रूट भी प्रभावित हुआ। हजारों घरों में बिजली की सप्लाई बंद है। बिजली सब स्टेशन में आग लग गई। यूक्रेन के पास फिलहाल फ्लेमिंगो मिसाइलों का सीमित स्टॉक है, लेकिन दावा है कि अक्टूबर से इसका प्रोडक्शन नई स्पीड से चलेगा। अगस्त में यूक्रेन रूस की कई रिफाइनरी को निशाना बना चुका है। अब वो रिफाइनरी बची हैं जहां यूक्रेनी ड्रोन पहुंच नहीं सकते। माना जा रहा है कि फ्लेमिंगो मिसाइल से यूक्रेन से लंबी दूरी पर मौजूद रिफाइनरी को सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा।
फिलहाल क्रीमिया को लेकर रूस की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन की मदद तातर लड़ाके भी कर रहे हैं। तातर लड़ाके सीक्रेट तरीके से हमले कर रहे हैं। सैनिकों के लिए तातर ग्रुप बड़ी चुनौती बन गया है। क्रीमिया को बचाने के लिए अब रूस को यूक्रेनी सीमा से होने वाले हमलों के साथ क्रीमिया के अलग अलग इलाकों में फैले तातर लड़ाकों से भी निपटना होगा। तो यूक्रेन तो क्रीमिया में हमले कर ही रहा है, तातर लड़ाके भी रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने में जुटे हैं। तातर ग्रुप से जुड़े आतिश लड़ाके क्रीमिया में सैन्य अफसरों को निशाना बना रहे हैं। आतिश लड़ाके क्रीमिया में कारखानों में बम धमाके कर रहे हैं। यूक्रेन के समर्थक और तातरस्तान को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे ये लड़ाके कई गोदामों में आग लगा चुके हैं। ये रूसी सैनिकों को ड्रग सप्लाई कर रहे हैं ताकि रूसी सुरक्षा तंत्र कमजोर हो सके। फ्लेमिंगो मिसाइल की कामयाबी को लेकर एक और रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि 30 अगस्त को हुए हमले में क्रीमिया के आर्मियांस्क में फ्लेमिंगो मिसाइल हमले से ही रूसी एफएसएस पोस्ट तबाह हो गया था। इसी हमले में यहां रूसी होवरक्राफ्ट जल गए थे। रूसी आर्मी इस इलाके में होवरक्राफ्ट से ही गश्त करती है। एक होवरक्राफ्ट में करीब 5 सैनिक तैनात रहते हैं। हालांकि यूक्रेन और ताकतवर होने जा रहा है, क्योंकि शांति वार्ता करा रहे ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। यूक्रेन को पेट्रियट की मिसाइलों के साथ कई हथियार मिलने वाले हैं और खास बात है कि इस बार अमेरिका यूक्रेन पर किसी तरह की पाबंदी भी नहीं रखने वाला है। अमेरिकी राजदूत ने नाटो को बताया है कि यूक्रेन अब लॉन्ग रेंज हमले कर सकेगा। अमेरिका से यूक्रेन को ईरान मिसाइल्स मिलने वाली है। यह 450 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है। यूक्रेन तक यह मिसाइल पहुंची तो फ्रंट लाइन से बहुत दूर तक यूक्रेन रूसी शहरों को तबाह कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के 5 प्रांतों पर रूस अपना दावा करता है, लेकिन लक्ष्य सिर्फ इतना नहीं है। रूस का इरादा है यूक्रेन को लैंड लॉक्ड नेशन बनाना, यानी काला सागर से पूरी तरह से उसका कनेक्शन काट देना। इसके लिए जरूरी है सेंट्रल और सदर्न यूक्रेन पर कब्जा। रूस ने इस ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। बीती रात डोनेस्क के पश्चिम में नेप्रोपेट्रोवस्क प्रांत की डिफेंस लाइन रूसी सेना ने ध्वस्त कर दी। नेप्रो पर कब्जे का मिशन शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की को खत्म करने की धमकी भी जारी कर दी गई। देखिए क्या है पुतिन का ऑपरेशन नेप्रो और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। कुशल राजनेताओं की पहचान होती है कि वो कूटनीति और समरतंत्र पर एक साथ अमल करते हैं। यही रूस के राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं। अपने सबसे बड़े विरोधी देश अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन में युद्ध विराम पर चर्चा भी कर रहे हैं और यूक्रेन की जमीन पर अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए जंग भी जारी रखी है। यूक्रेन की जंग शुरू करने के पीछे पुतिन के 3 लक्ष्य थे और ये तीनों लक्ष्य डी से शुरू होते हैं। पहला डी है डोनबास यानी डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जा। दूसरा डी है निप्रो यानी निप्रो नदी के दोनों तटों पर कब्जा। तीसरा डी है डिमिलिटराइजेशन यानी यूक्रेन के हथियार और सेना घटाना। पुतिन का पहला लक्ष्य यानी डोनबास पर कब्जा करीब करीब पूरा हो चुका है। डोनबास का 80% से ज्यादा इलाका जीत लिया गया है। अब दूसरा लक्ष्य यानी निप्रो नदी पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बीती रात रूसी सेना ने निप्रो पेट्रोवस्क की यूक्रेनी डिफेंस लाइन को ध्वस्त कर दिया है। रूस ने बीती रात निप्रो और पावलोहराद शहर पर ड्रोन से हमले किए। पावलोहराद में यूक्रेन का केमिकल प्लांट ध्वस्त हो गया है। निप्रो पर रूस के हमलों में 5 लोगों की मौत हुई है
और 22 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। डिनिप्रोपेट्रोवस्क के गवर्नर ने कहा है कि रूसी सेना क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। बीती रात रूस ने निप्रो और पावलोहराद सहित कई यूक्रेनी शहरों पर हमले किए। 31 अगस्त की रात को रूस ने यूक्रेन पर 142 ड्रोन हमले किए। इसके साथ ही 16 मिसाइल हमले किए गए। यूक्रेन ने निप्रो, पावलोहराद और ओडेसा शहर पर हमले किए। ये तीनों शहर निप्रो नदी के किनारे पर बसे हैं और ओडेसा काला सागर से कनेक्शन जोड़ने वाला मुख्य शहर है। ओडेसा पोर्ट पर रूसी हमलों से यूक्रेन को भीषण नुकसान उठाना पड़ा है। अब तक रूसी सेना निप्रो नदी के पूर्वी किनारे पर मौजूद थी, लेकिन अब निप्रो शहर में घुसने के लिए रूसी सेना नदी पार करके डिफेंस लाइन तोड़ चुकी है। रूस की सेना देब्रोपिलिया के करीब निप्रो नदी के पूर्वी तट पर मौजूद है। इसके दूसरे किनारे पर निप्रो शहर की डिफेंस लाइन बनाई गई है। रूसी सेना ने निप्रो के आसपास एमएलआरएस तैनात किए और बीती रात यूक्रेनी डिफेंस लाइन पर हमले तेज कर दिए। इसके साथ ही यूक्रेनी फौज पर कामिकाज़ी और एफपीवी ड्रोन हमले भी किए जा रहे हैं। इस कवर का फायदा उठाकर रूसी सेना स्पीड बोट से निप्रो नदी को पार कर चुकी है और अब पश्चिमी किनारे पर डिनिप्रोपेट्रोवस्क प्रांत में प्रवेश कर चुकी है। डोनबास के बाद रूस का लक्ष्य डिनिप्रोपेट्रोवस्क प्रांत को अपने कब्जे में लेना है। ये जंग का नया और भीषण फेज है, जिससे यूक्रेनी संप्रभुता और खतरे में आने वाली है। निप्रो के गवर्नर ने कहा है कि रूसी सेना को रोकने के लिए यहाँ ऊंचे इलाके या ऐसी स्ट्रेटेजिक जमीन नहीं है जिससे यूक्रेनी सेना की स्थिति मजबूत हो सके। डिनिप्रोपेट्रोवस्क 5 यूक्रेनी क्षेत्रों डोनेस्क, खेरसोन, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया और क्रीमिया में नहीं आता है। रूस केवल इन्हीं 5 इलाकों पर अपना दावा करता है, लेकिन अब नया टारगेट डिनिप्रोपेट्रोवस्क है, जहां फौज तेज गति से आगे बढ़ रही है। रूस ने बीती रात निप्रो नदी और उसके डेल्टा से सटे बड़े इलाके पर भीषण हमले किए। रूसी टैक्टिकल एविएशन ने ड्रोन, मिसाइल और आर्टिलरी हमलों से जबरदस्त तबाही मचाई। निप्रो से सटे इलाकों में रूस ने 150 जगह स्ट्राइक की। ओडेसा में 4 बिजली घर रूसी हमलों से तबाह हो गए। 29,000 घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। ओडेसा के करीब चेर्नोमोर्स्क में भी भीषण नुकसान की खबर है। रूस का इरादा साफ है कि वो काला सागर के तट से यूक्रेन का कनेक्शन पूरी तरह से काटना चाहता है। स्लोवियांस्क और बर्दियांस्क के पोर्ट की तरह ओडेसा पोर्ट को भी अपने कब्जे में लेना चाहता है। इसीलिए बीती रात काला सागर में भी रूसी सेना ने बड़ा सैन्य अभियान चलाया है। और काला सागर में ओडिशा के करीब यूक्रेन के सिविलियन शिप में धमाका हुआ है। यूक्रेन ने कहा है कि एक्सप्लोसिव डिवाइस की पहचान नहीं हुई है। हालांकि धमाके में जहाज का स्टाफ और यात्री सुरक्षित बच गए। इस धमाके से जहाज को मामूली नुकसान होने की रिपोर्ट है। माना जा रहा है कि रूस की सी माइन से धमाका हुआ होगा। रूस ने बर्दियांस्क और स्लोवियांस्क के पोर्ट्स को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए खोल दिया है। अब यूक्रेन के पास सबसे बड़ा पोर्ट ओडेसा ही बचा है। यहां भी कारोबार को ठप करने के लिए रूस ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यूक्रेन का अनाज और निर्यात होने वाली बाकी चीजें इसी पोर्ट से जाती हैं। अगर ये पोर्ट भी रूसी कब्जे में आ जाता है तो काला सागर से यूक्रेन के कनेक्शन कट जाएंगे। इसके साथ साथ अगर डिनिप्रोपेट्रोवस्क पर रूस का कब्जा हो जाता है तो पुतिन का डिनिप्रो नदी तक बफर जोन बनाने का दूसरा लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
बीते 24 घंटे में रूसी सेना ने फ्रंटलाइन तोड़कर करीब 100 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना के इस आक्रामक रुख के पीछे क्रेमलिन से आया आदेश है। दरअसल डोनेट्स्क का 21% हिस्सा अब भी यूक्रेन के पास है। ऐसे में पुतिन ने 2 हफ्ते में इस 21% भूमि पर कब्जे का लक्ष्य रखा है, जिसे हासिल करने में पुतिन के जवान सफल हुए तो संपूर्ण डोनबास में रूस का कब्जा हो जाएगा। डोनेट्स्क के वॉर ग्राउंड में भीषण बारूद बरस रहा है। पुतिन के जवान यूक्रेनी कब्जे वाले डोनेट्स्क की जमीन रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रूसी जवानों का सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है संपूर्ण डोनेट्स्क पर रूसी झंडा लहराना। जिसका आदेश क्रेमलिन से जारी हो चुका है। 24 घंटे पहले ही रूस ने दावा किया था कि डोनेट्स्क की 79% जमीन पर रूस का कब्जा हो चुका है। अब क्रेमलिन ने रूसी जवानों को बची हुई 21% जमीन पर कब्जे का आदेश जारी किया है और इसके लिए 14 दिन की डेडलाइन दी गई है। इस दिए हुए वक्त में रूस 21% डोनेट्स्क पर कब्जा कर लेता है तो संपूर्ण डोनबास पर रूस का कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि लुहांस्क का 99.7% हिस्सा पहले ही रूस के कंट्रोल में है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति किसी भी कीमत पर डोनबास पर कब्जा चाहते हैं, क्योंकि इस इलाके में करोड़ों डॉलर का खनिज भंडार भरा पड़ा है। आदेश के मुताबिक रूसी सेना ने डोनेट्स्क में भीषण बारूद बरसाना शुरू कर दिया। रूसी सेना यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर जबरदस्त हमले कर रही है। ये डोनेट्स्क के द्रुजकिवका का वीडियो है। यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर रूस ने गेरॉन ड्रोन से हमला किया। ड्रोन हमले में यूक्रेन के टैंक और बख्तरबंद वाहन तबाह कर दिए गए। पोक्रोवस्क में भी रूस ने भीषण हमला किया। यहाँ रूसी सेना ने यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर 10 अलग अलग जगहों पर हमले किए। डोनेट्स्क के डाशने में रूसी सेना ने बड़ा हमला कर यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया। इस इलाके पर अब रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। रूसी सेना के विध्वंसक हमले के बीच यूक्रेनी सैनिकों का टिकना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन सेना ने फ्रंट लाइन से पीछे हटना शुरू कर दिया। बीते 24 घंटों में रूस को डोनेट्स्क में जबरदस्त कामयाबी मिली। सेवेरेस्की में रूसी सेना ने 10 वर्ग किलोमीटर, दक्षिणी डोनेट्स्क में 40 वर्ग किलोमीटर, कोस्तियानिव्का में 20 वर्ग किलोमीटर और स्लोवियांस्क में 15 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। यानी बीते 24 घंटे में डोनेट्स्क के 85 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। डोनेट्स्क पर कब्जे के लिए रूस को यूक्रेन की फोर्ट्रेस बेल्ट को तोड़ना जरूरी है, जिसे डोनेट्स्क की डिफेंस बेल्ट भी कहा जाता है। बीते 24 घंटे में जिस भी इलाके पर रूस ने कब्जा किया वो इसी अभियान का पहला चरण माना जा रहा है। रूस की सेना डोनेट्स्क के लीमन और सेवेरेस्की से आगे बढ़ चुकी है। यहां मौजूद फ्रंट लाइन को तोड़कर रूसी सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। रूसी सेना का लक्ष्य डोनेट्स्क में मौजूद यूक्रेन की सबसे बड़ी डिफेंस बेल्ट को तोड़ना है, जो कोस्तियानिव्का से स्लोवियांस्क तक जाती है। ये डिफेंस बेल्ट करीब 50 किलोमीटर लंबी है। इस पूरे रास्ते में जंगल, नदियां और पहाड़ मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ यूक्रेन ने कई सैन्य चौकियां बना रखी हैं। रूस अगर इस डिफेंस बेल्ट को तोड़ देता है तो यहाँ से पोक्रोवस्क शहर पर पूर्वी दिशा से भी अटैक संभव है। ऐसे में यूक्रेन के लिए पोक्रोवस्क को बचा पाना असंभव हो जाएगा। पोक्रोवस्क डोनेट्स्क का सबसे बड़ा किला है
और इस किले के ढहने का मतलब होगा डोनेस्क में यूक्रेन सेना की हार। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन को कमजोर करने के लिए ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। हाल ही में रूसी सेना ने यूक्रेन के एक ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया जिसमें करीब 600 यूक्रेनी सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद यूक्रेन ने अपने ट्रेनिंग कैंपों की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिए। ट्रेनिंग कैंप्स में सैनिकों को तंबुओं में नहीं रखा जाएगा। सभी शेल्टर कुछ मीटर की दूरी पर बनाए जाएंगे। एक जगह कई सैनिक इकट्ठा नहीं होंगे। हमलों के वक्त छिपने के लिए मजबूत डगआउट का निर्माण होगा। डोनेस्क की जंग से करीब 250 किलोमीटर दूर जैपोरिजिया में बड़ा एटमी खतरा मंडराने लगा है, जिसकी वजह है जैपोरिजिया परमाणु प्लांट में रूस के लगाए गए प्रतिबंध। रूस ने जैपोरिजिया परमाणु प्लांट में नया बांध बनाया है। यह बांध रिएक्टर को ठंडा रखने वाले एक तालाब में बना है, जो जल स्तर को लगभग 14 मीटर पर बनाए रखेगा, ताकि रिएक्टर्स को ठंडा रखने में कोई समस्या पैदा ना हो। रूस ने IAEA की टीम को बांध तक जाने पर रोक लगा दी। रूस ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी हफ्ते रूस ने IAEA की निरीक्षण टीम को जैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के एक रिएक्टर की जांच से भी रोक दिया था। IAEA की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची थी क्योंकि प्लांट के इस हिस्से से सैन्य गतिविधियों की सूचना मिली थी। यानी रूस लगातार ZNPP में IAEA की पहुंच को कम कर रहा है, जिसे लेकर IAEA महानिदेशक ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा है कि बांध का निरीक्षण IAEA के लिए जरूरी है ताकि भविष्य में किसी भी परमाणु लीकेज को रोका जा सके। दरअसल माना जा रहा है कि रूस जैपोरिजिया परमाणु प्लांट को लेकर दुनिया से कुछ छिपा रहा है, जो अगर जल्द सामने नहीं आया तो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए परमाणु संकट खड़ा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और दुनिया के बदल रहे समीकरणों के बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और ये हालात कोई संबंधों की बुनियाद पर नहीं हुए, बल्कि कुदरत ने इन देशों पर कहर बरता है। ये दो तस्वीरें कुदरत के उस कहर की हैं जिससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान दहल गए हैं। पहली तस्वीर अफगानिस्तान की है, जहां कुनार प्रांत में आए भीषण भूकंप की वजह से कई लोगों की जान चली गई। तो दूसरी तस्वीर पाकिस्तान की है, जिसमें मूसलाधार बारिश की वजह से कई प्रांतों की जमीन बाढ़ ने लील ली है। अफगानिस्तान में भूकंप पिछली रात स्थानीय समय के अनुसार 11:47 पर आया था, जिसका केंद्र नंगरहार की राजधानी जलालाबाद से 42 किलोमीटर दूर और 8 किलोमीटर की गहराई में था। इस भूकंप की तीव्रता 6.2 आंकी गई, जिसकी वजह से झटके पाकिस्तान तक महसूस किए गए। वहीं अफगानिस्तान में इस भूकंप के कारण कई क्षेत्रों में रिहाइश को भारी नुकसान पहुंचा है। दावे के तहत भूकंप की वजह से 509 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। वहीं 2000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी जानकारी दी गई। हालांकि भूकंप के बाद स्थानीय प्रशासन ने तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसमें हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत जलमग्न हो गए। इस बाढ़ के कारण पिछले 24 घंटों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यही नहीं, 3 महीने में बाढ़ की वजह से 854 लोगों की मौत की भी जानकारी दी गई है। यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इस समय की स्थिति बेहद दयनीय है। फिलहाल दोनों ही देशों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन हताहतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। गाजा में इजरायल का स्पेशल ऑपरेशन, 8 किलोमीटर लंबी सुरंग IDF ने ध्वस्त की।
कफिर ब्रिगेड का कमांड सेंटर नष्ट, लड़ाकों ने सुरंग में छिपा रखे थे हथियार। इजरायल और हमास की जंग में गाजा पर हमले और भी ज्यादा तेज हो गए। हमले की गति बढ़ाने की सतही वजह यह बताई गई है कि अबू उबैदा की मौत के बाद इजरायल दूसरे हमास के लीडर्स को खत्म करना चाहता है, लेकिन दूसरी वजह का पता चलती है ट्रंप की नीति और भविष्य की योजना से। आखिर क्या है ट्रंप की वो नीति और क्या है उनका गाजा प्लान, देखिए इस रिपोर्ट। इजरायल और हमास के संघर्ष में पहले शांति स्थापना की हर कोशिश नाकाम हुई और अब शांति स्थापना की उम्मीद भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी। इजरायल ने गाजा पर कब्जे के अभियान के तहत अब हमलों की गति तेज कर दी। इजरायल के भीषण हमले, गाजा पर कब्जे का मिशन। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इजरायल न सिर्फ हमास को टारगेट कर रहा है, बल्कि गाजा को तबाह करने के लिए चप्पे चप्पे पर बारूद बिछा रहा है, जिसमें हमास के लड़ाकों की मौत तो हो रही है, साथ ही गाजा में बचे आवासीय ब्लॉक्स को भी ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है। नेतन्याहू के इस एक्शन प्लान में एक बड़ी कामयाबी ये है कि हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा को मार दिया गया, लेकिन इजराइल ने और भी टॉप हमास लीडर्स की एक सूची बना ली, जिन्हें ऐसे ही ऑपरेशन के दौरान खत्म किया जाएगा। और इनमें प्रमुख नाम हैं इज अल दीन अल हद्दाद उर्फ अबू सुहैब, जो इस समय अल कसाम ब्रिगेड के कमांडर के रूप में काम कर रहा है और हमास की राजनीतिक विंग में भी अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन क्या हमास के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ इजराइल की रणनीति का हिस्सा है? सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि जो नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिलिस्तीनियों के लिए नर्म रुख दिखा रहे थे, उनकी आक्रामकता अचानक बढ़ गई। इजरायल ने यमन पर भीषण हमला किया और उसके टॉप लीडर्स को खत्म कर दिया। अब हूती इंतकाम की आग में जल रहा है। इजरायल से बदला लेने की तैयारी चल रही है। ऐलान कर दिया गया है कि इजरायल को इसका अंजाम भुगतना होगा। इजरायल सतर्क है और इस बीच हूती विद्रोहियों ने सना में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर पर धावा बोल दिया और 11 कर्मचारियों को बंधक बना लिया। सना में इजरायली जेट की बमबारी का बदला लेगा हूती। हूती ने ऐलान कर दिया है कि एक एक धमाके का हिसाब होगा और खून का बदला खून से लिया जाएगा। हूती के राजनीतिक परिषद के प्रमुख मेहदी अल मशात ने कहा है कि हम इजराइल से बदला लेंगे। इजराइल में अब कोई सुरक्षित नहीं है, विदेशी कंपनी इजराइल छोड़ दे। यमन में हूती लड़ाकों ने इजराइल पर दबाव बढ़ाने के लिए यूएन के दफ्तर पर धावा बोला। हूती लड़ाके विश्व खाद्य कार्यक्रम के दफ्तर में गए। WHO और यूनिसेफ के दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया। कुल 11 कर्मचारियों को हूती लड़ाके अपने साथ ले गए। हूती ने दावा किया है कि इजरायली हमले में हूती सरकार और हूती सेना से जुड़े 20 बड़े नेताओं और अफसरों की मौत हुई। हूती सरकार से जुड़े जो लोग मारे गए हैं, उनमें हूती के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहावी, सामरिक मामलों के मंत्री समीर मोहम्मद अहमद बजाला, कृषि मंत्री रदवान अली अल रुबाई, वित्त मंत्री मईन हाशिम अहमद अल महकरी, न्याय मंत्री मुजाहिद अहमद अब्दुल्लाह अली, सूचना मंत्री हाशिम शरफ अल दीन, शिक्षा मंत्री हसन अल सादी, विदेश मंत्री जमाल अहमद अली आमिर, उप गृह मंत्री अब्दुल मजीद अल मुर्तदा और मिलिट्री ऑपरेशन के कमांडर सकर अल शर्काबी शामिल।
हूती के लड़ाके पलटवार की तैयारी कर रहे हैं तो वहीं सना में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली रक्षा मंत्री के खात्मे की मांग कर रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हूती अब नेतन्याहू और उनके मंत्रियों को टारगेट कर सकता है। यही वजह है कि नेतन्याहू और उनके मंत्री अंडरग्राउंड हो गए। कैबिनेट की बैठकें भी बंकर में हो रही हैं। इजरायली सेना किसी भी तरह के हमले से निपटने को तैयार है। हूती के हमलों के बावजूद इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए गए। इजरायली सेना ने हूती के हथियार गोदाम और ठिकाने को नष्ट करने का दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच।